नमस्कार। अपने बालकों में अच्छे देने के लिए आतुर सम्मानित अभिभावकगण, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम की ओर के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही आप लोगों का आभार भी व्यक्त करती हूँ, जो लोग हमारे सभी प्रोग्राम्स को भली प्रकार देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो हमने कुछ दिन पहले आप लोगों से बात की थी कि माता-पिता बालकों के साथ आत्मीय संबंध किस प्रकार बनाएँ। आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, वो उसी की पूरक मात्र है। अर्थात बालकों के द्वारा गलती किए जाने पर अभिभावकों का दायित्व क्या हो, अभिभावक उसके गलतियों का शोधन या परिमार्जन किस प्रकार से करें। देखिए, जब हम जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, चाहे टीवी खरीदने जाएँ, चाहे वॉशिंग मशीन खरीदने जाएँ या कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, तो उसको खूब तो ठोक बजा कर भी देखते हैं और साथ-साथ उसके साथ हमारा यूज़र मैनुअल भी हमको मिलता है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि इसको किस तरह से इसको प्रयोग करना है, किस तरह से इसका फ़ंक्शन है। परंतु हमारे जो संतान है, जो मूल्यवान वस्तु है, वो तो सिर्फ़ हमारे बायोलॉजिकल कारक का कारण है? वो आती है तो हम उसके विषय में बिल्कुल नहीं सोचते। हम ध्यान ही नहीं देते कि इसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। पर जो माता-पिता करते हैं, तो उनकी तो संतान आप जानते ही हैं कितनी अच्छी होती है। तो सारा दायित्व हमारा देखा जाए तो माता-पिता का है। कहा जाता है कि शिक्षक नींव है। एक बालक की शिक्षक नींव है कि बच्चे के अंदर कैसे संस्कार आएँ। पर मैं जहाँ तक मानती हूँ, तो माता-पिता ही असली नींव हैं बच्चे की, जो उसके अंदर ऐसे गुणों का संचार करते हैं, उसके अंदर ऐसे गुणों को आरोपित करते हैं, जिससे कि वो एक सुंदर इमारत उस नींव के माध्यम से एक सुंदर व्यक्तित्व रूपी इमारत खड़ी हो जाती है और जो चारों तरफ अपनी छटा बिखेरती है। तो अब यही बालमन सोचा जाए तो कैसा है कि कोई भी बालमन जो भी बच्चा हुआ है, जैसे-जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उसके शरीर का विकास हुआ, वो अनायास ही कोई न कोई कार्य करता है। अब वो कुछ कार्य ऐसे करता है जो कि समाज के द्वारा मान्य होते हैं और सार्थक होते हैं, उपयोगी होते हैं, परंतु कुछ कार्य उसके द्वारा की गई क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो समाज के द्वारा अमान्य होती हैं, निरर्थक होती हैं, अनुपयोगी होती हैं। तो उससे क्या होता है कि समाज का तो नुकसान होता ही है, पर साथ-साथ एक व्यक्तित्व भी लड़खड़ाकर ढह जाता है। क्योंकि कि कई बार हम माँ-बाप तो सोचते हैं, अरे! हमने तो क्या कहते हैं एक-एक पल अपने बच्चों के लिए दिया, क्या नहीं किया है इन बच्चों के लिए। आप अक्सर देखेंगे प्रौढ़ व्यक्तियों को और वृद्ध व्यक्तियों को हमेशा यही बात करते हुए देखेंगे। अरे! इसके लिए तो हमने सारी जान लगा दी। ना मैं रात को सोई, ना मैं सारे दिन ये कमाने में लगे रहे, सब करते रहे, इन्हीं की सुख-सुविधाओं को देखते रहे। आज ये देखो कैसे हो गए हैं। पर केवल यही सब कुछ तो नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ हमसे गलतियाँ हो गई, जो आज एक जो सफल व्यक्तित्व का हम निर्माण नहीं कर पाए। तो आइए आज इसी में करते हैं कि जब हमारे सामने बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, तो उन परिस्थितियों में हम उसका परिमार्जन किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। ते साथ खड़े हों अपने तो परेशानी नहीं होती। साथ खड़े हों अपने तो कोई परेशानी नहीं होती, हौसला हो परिवार का तो कोई ग्लानि नहीं होती। आइए अब हम उन्हीं गलतियों पर बातें कर रहे हैं बच्चों की जो वो करते हैं। तो वैसे मैं उसी तरह पहले की भांति ही 3 अवस्थाओं में बात करूँगी, परंतु कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो तीनों अवस्थाओं में होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पर
फिर भी उसका को क्लासिफाइड मैं कर रही हूँ, थोड़ा-सा उसको सेग्रीगेट करते हुए मैं आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं शैशवावस्था में। शैशवावस्था की अवस्था वैसे ही बहुत प्यारी होती है, परंतु बच्चे तो उसी में से गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या हैं? सबसे बहुत मेन गलती क्या होती है? सूसू-पॉटी कहीं भी कर देना। अब सूसू-पॉटी में आप कहेंगे वो तो बच्चा कर देता है, हमारी क्या गलती? तो आप क्या करते हैं, जब वो करता है तो 1-2 चाँटे लगाए और क्या बता नहीं सकता था, बता नहीं सकती थी, क्या इस तरह से करते हैं? तो गलती क्या हुई? हमारी हुई। गलती क्या थी कि बच्चा तो कभी-कभी खेल में मग्न होता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता, उसका कंट्रोलिंग पावर खत्म हो चुका होता है, हैं? और कभी-कभी वो डर के मारे चुपचाप बैठा रहता है, इतना डर जाता है कि अभी पिटाई हो जाएगी। पर गलती हमारे से क्या हुई कि हमने उसको उसके एक नियम में नहीं आबद्ध किया। जैसे सुबह उठ कर के हमने सुसु नहीं कराया, पॉटी नहीं कराई या उसको एहसास नहीं कराया कि जैसे भी प्रेशर है, तो अगर हम समय-समय पर उसे ऐसे सुसु पॉटी वगैरह कराते रहें, तो वो ये गलती बच्चा करेगा ही नहीं और वो भी निश्चिंत होगा। और कभी-कभी अगर कर भी जाता है, तो उसे कभी डाँटे ना, डपटे ना, उसके अंदर डर ना बैठाएँ। जब वो डरने लगता है, तो प्रारंभिक अवस्था ही उसकी भय से युक्त होती चली जाती है और वो हर चीज़ में आगे चल के मैं बताऊँगी कि कितनी बड़ी गलतियों को, कितनी बड़ी परिस्थितियों को का निर्माण करती चली जाती है। इसके साथ-साथ क्या होता है कि बच्चे कई बार अब हम क्या करते हैं, बच्चा कहीं गिर गया तो हम कहते हैं, देख चींटा मर गया, ले चींटा मर गया, चींटी मर गई। अरे चींटा-चींटी कभी अगर हम कहेंगे तो बच्चा तो अपने आप हिंसक बन जाएगा। हम क्यों करते हैं ऐसे? अरे सीधे कहें, अरे बेटा उठो, सभी गिरते हैं। क्योंकि ये स्थिति जब आती है, जब धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो हम आराम से उसका ध्यान रखते चले जाते हैं। तो हमने उसको अगर चींटा और चींटी मारने वाली बात बतानी शुरू कर दी, तो हमने निश्चित रूप से उसको प्रारंभ में ही हिंसक बना दिया। हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी कहती है कि कभी भी बच्चे के अंदर हिंसा की स्थिति उसके अंदर नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो वही हिंसा प्रस्फुटित होकर आगे परेशानी के जड़ हो जाएगी। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं, ज़िद्दी बन जाते हैं और ज़मीन पर लेटने लगते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आखिर इसकी ज़िद जो है वो सही है या नहीं? उचित है या अनुचित है? अगर अनुचित है क्योंकि वो कभी ध्यानाकर्षण के लिए या उसके माध्यम से अपनी बात मनवा रहा है, तो उसको अवॉइड करना सीखिए। बिल्कुल भी उसके सामने कमज़ोर मत पड़िए। अगर घर के बड़े-बूढ़े भी या अन्य लोग भी, पड़ोसी भी कहते हैं, "अजी आप देख नहीं रहे, आपका बच्चा रो रहा है, आप उसको कर रहे हैं।" आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और सोचिए बच्चा मेरा है, मुझे अपने बच्चों को जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही बनेगी, जैसे मैं चाहूँगी वैसे ही बनेगा। तो इस तरह से अगर हम करें तो उसके प्रारंभ से ही हम उसकी जो गलतियों को सुधार सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, छोटे-छोटे बच्चे बड़ी तोतली-तोतली भाषा में गालियाँ देते हैं और घर के लोग हँसते हैं, देखो, देखो ये क्या कह रहा है और साथ-साथ हम उसके साथ भी तोतले बोलते हैं। तो क्या है, जब वो बोलता है तो प्लीज़ बिल्कुल ना हँसें। घर के बड़ों को भी समझा दें कि कोई हँसने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर करें और एकदम उसको स्पष्ट रूप से कहें, नो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल उसको कोई मतलब शह ही ना दें, बिल्कुल इस तरह का कर दें। कई बार बच्चे सफाई के प्रति, देखो बच्चा तो नहीं होगा सफाई के प्रति जागरूक, पर वो आप ही उसके अंदर डालेंगी, बेटा हाथ धोकर ही खाना खाते हैं, चलिए खाना खाइए, हाथ धोकर आइए फिर खाना मिलेगा, इस तरह से। और कहीं बाहर से खेल रहा है, थोड़ा के गंदा हो गया है, तो उसको खुद ही ले जा करके उसके हाथ-पैर धोइए, रात को सोए तो उसके हाथ-मुँह अच्छी तरह धोइए। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि रात को ही बच्चे को नहलाया जाता है, क्योंकि सारे दिन की गंदगी होती है, गुनगुने पानी से बच्चे को नहलाया, तो उससे नींद भी अच्छी आती है और बच्चा सारे दिन की जो थकान है वो भी खत्म होती है और साथ-साथ उसको स्वच्छ भी रहता है। क्योंकि उसके ब्लड सेल्स है, उसके जो रक्त संचार है बड़ी अच्छी तरह से उसका होता है, तो स्किन भी अच्छी रहती है। तो अगर हम उसे शुरू से ऐसी आदत डालें तो बच्चा सो ही नहीं पाएगा। उसको ब्रश की आदत डालें तो वो सो ही नहीं सकता। तो उसको स्वच्छता की आदत हमें शैशवावस्था में ही डालनी पड़ेगी। यानी 6 वर्ष तक की स्थिति में उसके अंदर ये सारी बातें डाल देनी चाहिए। और
कई बार बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, अपनी दादी का चश्मा ही उठाकर छिपा कर रख दिया, किसी की कोई चीज़ उठाकर रख दी। फिर क्या है, जब सब पूछते हैं तो चुप बैठा रहता है बच्चा। फिर जब उसे होता है, उसका कारण क्या है कि वो ध्यानाकर्षण चाहता है, सब लोग हैं। तो उसे समझाइए, बेटा ये बातें गलत होती हैं। कारण क्या है, अगर आपकी भी कोई चीज़ समय पर ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? अगर हम आपकी चीज़ लीजिए बताएँ ना और हमने छुपा कर पहले रख दी। तो जब उसको ज़रूरत पड़ी तब हमने उसको समझाया, देखो बेटा अब आपको ज़रूरत पड़ रही है ना, ऐसे दादी को, नानी को, मम्मी को, पापा को, किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मज़ाक नहीं होता, इससे कोई खुशी की बात नहीं होती। ना कभी इस तरह की बातें हँस-हँस करके सबके सामने करें। साफ उसको बताएँ कि नहीं, ये बात गलत है। तो इस तरह की बातें नहीं करें। अब इसी अवस्था में जब ये 4-5 साल का बच्चा हो, तो उसके सामने भोजन की सही भोजन को लेने की, यानी भोजन को ना छोड़ने की आदत भी डलवाएँ। ये बच्चा बहुत भोजन छोड़ता है, कई लोगों की आदत होती है प्लेट में भर कर दे देती हैं और वो बच्चा उसको छोड़ देता है। कई बार उसे अरुचिकर लगता है भोजन और कई बार वो रखवा भी लेता है और खाता नहीं है। तो उसको शुरू से भोजन की महत्ता के विषय में बताइए और भोजन को थोड़ा-थोड़ा करके डालिए, क्योंकि इस अवस्था का बच्चा स्वयं कम खाता है। आपको ही उसको खिलाना पड़ता है या आप कोई सामने बैठकर ही खाता है, तो उसको आदत डालिए, थोड़ा-थोड़ा सा उसको भोजन दें, तो उसके अंदर आदत पड़ जाती है। इसी प्रकार बिजली व्यर्थ करना, पानी व्यर्थ चलाना, ये सारी आदतें भी आप उसको शैशवावस्था में ही डालती चली जाएँगी, तो आगे चलकर वो बचत करना या हर वस्तु का महत्व भी समझने लेने ने लगेगा। तो इस तरह की जो जो और कई बार बच्चे क्या करते हैं, कपड़े नहीं पहन के देते, उनको ऐसे घूमना बड़ा अच्छा लगता है। तो उसे शुरू से ही आदत डलवाइए कि नहीं, कपड़े ढंग से पहने। शुरू-शुरू में आप ज़बरदस्ती पहनाएँगे, धीरे-धीरे उसके अंदर आदत पड़ जाएगी। वो किसी के सामने भी इस तरह से नहीं घूमेगा कि जो उस वो मौसम से प्रभावित हो जाए या देखने में भी अच्छा ना लगे। तो इस तरह की उसके अंदर आदत बनाते चले जाइए। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, बिना बात किसी को भी पैर मार दिया, तो उसमें हँसे नहीं। सिर्फ़ साफ कहिए, नो, बिल्कुल नहीं। किसी के बाल खींच रहा है, उसको तो मज़ा आ रहा है उसमें, मतलब उसको अच्छा लग रहा है, सुखद लग रहा है, मैं किसी के बाल खींच रहा हूँ, दूसरा रो रहा है, किसी के पैर मार रहा हूँ, तो दूसरा रो रहा है। तो इससे हम थोड़ी-थोड़ी हिंसा की भावना उसके अंदर डालते चले जाते हैं, अगर हमने उसको मना नहीं किया। तो इसलिए कोशिश करिए कि उसको शुरू से सेंसिटिव बनाइए, हर किसी के प्रति दया की भावना, सहानुभूति की भावना, प्रेम की भावना उसके अंदर अभी से उसका संचार कर दीजिए। देखिए, शुरू से ही अगर शैशवावस्था से ही हम कुछ गुणों का विकास करते हैं, तो आगे चल कर के बच्चा बहुत अच्छा निकलता है। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपने अनायास ही उसके अंदर क्या-क्या गुणों का संचार कर दिया। अब आते हैं धीरे से बाल्यावस्था में। कुछ चीज़ें बाल्यावस्था की, जो शैशवावस्था की मैंने बताई, वो बाल्यावस्था में भी हो सकती हैं। यानी कि 7 साल का बच्चा हो गया है। अब 7 साल का बच्चा क्या करता है, ये जो बाल्यावस्था में बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। ये झूठ की अवस्था भी कहलाती है, क्योंकि शैशवावस्था में तो बच्चा झूठ बोलना जानता ही नहीं है। उसके सामने जो कुछ जैसा है वैसा ही कर देता है। अगर वो चीज़ों को छुपा कर रख रहा है तो जो झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है कि वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है और छेड़खानी कराना चाहता है। परंतु बाल्यावस्था में आकर बच्चा, उसको पता भी नहीं होता पर वो झूठ बोल जाता है। तो ये झूठ बोलने पे मैंने एक सेशन पूरा ले रखा है। झूठ ब तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है और उसको का निवारण कैसे हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं, झूठ कब बोलता है बच्चा? डर के कारण। क्योंकि जब बच्चा डरता है, उससे किसी बात से उस पर डाँट पड़ चुकी है या उसने किसी को डाँट खाते हुए देख लिया, पिटाई होते हुए देख लिया, तो वो अनायास ही डरने लगता है और चाहता है कि मैं जो हूँ ये बात बताता ही नहीं। और उससे कहा भी जाए ऐसा किया था, तो वो या तो चुप खड़ा रहेगा या फिर बोलेगा ही नहीं बिल्कुल, या फिर ना कर देगा, तुरंत ना कर देगा। उसको ये पता ही नहीं कि मैंने झूठ बोल दिया। बस वो डर के कारण ऐसा कर देता है और कभी-कभी उसका स्वभाव हो जाता है। उसके बाद उसको झूठ बोलने का उसका स्वभाव हो जाता है और उसको आनंद भी आने लगता है। अब इसके लिए माता-पिता को क्या चाहिए कि उसका कारण जानें, उसको समझाएँ, स्टोरी के माध्यम से कुछ कहानियाँ सुनाएँ और उसका परिणाम बताएँ। तो क्या होगा कि बच्चा जो है झूठ बोलने की आदत से
हट जाएगा। और कई बार क्या करते हैं बच्चे कि बात ही नहीं बताते, अपने सीक्रेट्स ही नहीं बताना चाहते। कारण वही झूठ बोलने से संबंधित है, वो झूठ बोलने का ही एक तरीका है। क्या होता है कि किसी बच्चे से पूछा गया कि बेटा आप अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हो? तो बोले क्यों? आप क्यों जानना चाहते हैं? उसने कहा मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो बोले मैं तो नहीं करता। कि क्यों नहीं करते? तो क्या पिटना है क्या? डाँट खानी है क्या? उनको करो सारी दुनिया में अपनी मम्मी को बताता हूँ, तो अगर पहले मैंने एक बात बताई थी, अपने सारे तो रिश्तेदारों को बता दी, सारे मोहल्ले वालों को, अपनी सारी सहेलियों को, मैं नहीं बताना चाहता। हैं, मैं क्यों बताऊँ? मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा किसी को भी सीक्रेट्स अपने। और ये तो क्या कहते हैं, फिर मेरे को बड़ा गंदा फ़ील होता है। तो क्या हुआ कि हमने छोटे से उसमें ही बच्चे के अंदर एक ऐसी आदत डाल दी, इस तरह की आदत डाल दी कि वो अपनी बातों को छिपाने लगा। और उसके पता है कई बार इसका इतना भयंकर परिणाम निकल जाता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने आप सहता चला जाता है, उसके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है या कुछ है, तो आपने तो बच्चे को लूज़ कर डाला, आप बच्चा ही खो गया आपका तो। तो आप उसके फ्रेंड बनिए, उसके मेंटर बनिए, उसके साथ चीज़ों को डिस्कस करिए, तो उससे क्या है कि बच्चा आपका अपना बना रहेगा। और उसकी गलतियों को आप अंदाज नहीं करिए, उसको समझाइए भी। और समझाने का ढंग आपका ऐसा होना चाहिए फ्रेंडशिप वाला, है ना? डिस्कशन वाला और निष्कर्ष निकालने वाला, स्टोरी के माध्यम से। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब बच्चा क्या है बचपन में चोरी करता है। कई बार तो चोरी क्यों करता है कि उसे कोई वस्तु नहीं मिल पाती। कि घर में कोई चीज़ उसके लिए वो कई बार कह रहा है, उसको वो चीज़ नहीं लाके दी जा रही। परंतु कभी-कभी क्या करता है कि उसको बिना बात ही आदत में उठा लेता है कि ये, क्योंकि वो इस बात को जानता ही नहीं कि ऐसा करना गलत है। और उसके स्वभाव में उसको लगता है ये सब तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, कोई भी चीज़ मैं उठाकर अपने पास रख सकता हूँ, जो भी अच्छी चीज़ है। क्योंकि घर में उसने देखा, या फिर पहले तो ये था कि उसको चीज़ नहीं मिल रही थी। परंतु कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में सब चीज़ मिलती होती है, तो उसकी आदत में यही नहीं बताया कि किसी की चीज़ नहीं उठानी चाहिए। तो उसको क्या है, हमें उसका कारण जानें कि आखिर किस कारण से वो चोरी कर रहा है, किस कारण से, कि उसकी आवश्यकता की क्या आवश्यकता की उसकी पूर्ति हम किस तरह से कर सकें, समझाएँ। तो और इसको जो है उसकी आदतों को हम हम उसके आदतों को उससे बात करके, उससे समझ करके उसका निष्कर्ष निकालें और उसको हम उसकी चोरी करने की आदत को समाप्त कर दें। क्योंकि ये अगर कभी कहीं पहली बार ही उठाता है, तो माता-पिता को फ़ौरन करना चाहिए, नहीं, नहीं, ये नहीं उठाओगे। उसके स्कूल बैग को भी चेक करना चाहिए, घर में रखी हुई कोई सामान, अगर कहीं से अतिरिक्त सामान आता है, तो आप अवश्य पूछिए। और उसको अगर शुरू में आपको गुस्से में भी समझाना पड़े, तो आप उसको पहले स्टेप पर ही रोक दीजिए, नहीं तो ये बहुत ही भयंकर स्थिति ले जाएगा। तो उसे हम हमेशा समझाएँ। अब एक और सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा लालची हो जाता है। लालची होता है। कई बार अपनी चीज़ें तो उसके पास हैं ही, दूसरे की चीज़ें भी लेना चाहेगा कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। और कई बार तो क्या होता है कि मम्मी के साथ बाज़ार जा रहा है, दुकान से भी कोई चीज़ उठा लाता है। दुकान से उठा लाता है, या फिर कभी-कभी क्या करता है कि वो इतना पेटू हो जाता है, खाने में का इतना लालची हो जाता है, और छिप-छिप कर चीज़ों को निकाल कर खाने लगता है। उसको लगता है कि यहाँ से ये चीज़ें करनी। तो ये सब एक लालच को बढ़ावा देने की बात है। तो उसको हमने किसने पनपाया? ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, उसके लालच को बढ़ावा हमने दिया, उसको छिप कर खाने के लिए हमने बढ़ावा दिया, उसके पेटूपन को हमने बढ़ावा दिया, कैसे? अब जब कोई बच्चा कोई काम कर चुका, तो हमने कहा अच्छा तुझे गिफ्ट देंगे, ये तू ये कर ले तो मैं गिफ्ट दूँगा। तो उससे क्या है, उसका लालच, उसको काम के प्रति उतनी उत्सुकता नहीं हुई, उसको सही ढंग से काम करने की उसको इच्छा नहीं थी, बल्कि उसको गिफ्ट के लालच की वजह से उसके अंदर इच्छा होने लगी। अब जब उसके अंदर ये लालच है, तो उसकी एक आदत बन गई, स्वभाव बन गया कि हर चीज़ मुझे किसी वस्तु के लिए है, तो वो धीरे-धीरे लालची बन गया। जबकि उसे पता है, ये भी नहीं अच्छा कि इस चीज़ का उपयोग
करेंगे? इस चीज़ का ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है या नहीं? क्योंकि इतनी समझ तो नहीं है, बुद्धि तो बन गई, पर समझ ऐसे नहीं समझ आती है अनुभवों से। तो वो जो है बच्चा जो है उसको चीज़ को लालच करते रहे और उसका प्रमुख कारण कौन था? अनजाने में हम ही थे। हमें कभी भी बच्चे को लालच दे कर के कोई काम नहीं कराना चाहिए। उसको प्रोत्साहन दीजिए, मौखिक प्रोत्साहन दीजिए। अब आ जाता है उसके अंदर दुकान से चीज़ उठाने का। उस अगर आपने कभी देख लिया, फ़ौरन उसको उसी टाइम डाँटिए, चाहे वो दुकानदार के सामने भी डाँटना पड़े। और दुकानदार को कुछ बुरा नहीं लगेगा, जबकि उसको अच्छा लगेगा कि इसके माँ-बाप कितने अच्छे संस्कार दे रहे हैं। अगर वो घर में भी ले आता है, तो खुद उसको ले जा कर के उससे लौटवा कर आइए। तुरंत लौटवा कर आइए कि देखिए गलती से ये बच्चा ऐसा है, और बच्चे के मुँह से ही उसको सॉरी कहलवाइए। और सबसे ज़्यादा पेटूपन है। पेटूपन में क्या होता है कि बच्चा बिना बात खाता रहता है, उसको नहीं पता होता, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो खाता ही जाएगा। वो भी एक तरह का लालच ही है। कैसे लालच है कि उसको लगता है कोई और दूसरा मिठाई ना खा जाए, कोई दूसरा ये चीज़ ना खा जाए क्योंकि उसको अच्छी लगती है। तो चाहे उसकी जो उपयोगिता उसके साथ नहीं है, उसका तुष्टि गुण के नहीं है, उसकी संतुष्टि हो चुकी है, परंतु फिर भी वो उसको खाता चला जाता है। तो उसे समझाइए, उस एक तो उसकी क्षतिपूर्ति करिए। अगर उसको ज़्यादा चीज़ की इच्छा है, तो उसको कहिए कि अच्छा जितना खाना है तू खा ले। हुँ? या भाई-बहनों में आपस में, और आपस में बैठकर खाएँ। या फिर क्या कहते हैं, उसको शेयरिंग की आदत डालिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब बच्चा शेयर करके खाता है, तो उसके अंदर नहीं है। अब माएँ क्या करती हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका टिफ़िन दिया, "देख ये तेरे लिए दे रही हूँ, किसी और को मत देना।" तो उसके अंदर शेयरिंग तो खत्म ही हो गई। अगर आप कहें कि अच्छा आज मैं तुझे बनाकर ला रही हूँ, दूसरे दोस्तों को भी खिलाना, तो बच्चे के अंदर देने की इच्छा आती रहेगी, और उसका पेटूपन जो है, लालचीपन, ये सब समाप्त होता चला जाएगा। देखने में तो ये बहुत छोटी-सी बातें लगती हैं, पर हैं बड़ी कारगर। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, तो शायद आपने एक बच्चे के अंदर बहुत अच्छे गुणों का निर्माण कर दिया। अब है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई वस्तु दी, तो उसकी इज़्ज़त ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले से उसके अंदर इतनी चीज़ें दे रखी हैं, तो उसे इज़्ज़त करना ही नहीं सिखाया। उसको चीज़ों का ख़्याल रखना नहीं आता। उसको के अंदर इतना खर्चीलापन है, क्योंकि उसने कहा और आपने उसको एकदम दे दिया। उसका बच्चे का हाथ ही नहीं फैला कि आपने उसको चीज़ें दे दिया। अरे उसे वस्तु की महत्ता करना तो सिखाइए, कैसे वस्तु आती है, उसको आवश्यकताएँ दिखाइए। दिखाइए। और एक चीज़ और इससे पहले मेरे अभी दिमाग में आई कि जब बच्चा पेटूपन होता है या कुछ होता है, भोजन छोड़ता है, तो उस टाइम किसी भूखे व्यक्ति को दिखाइए, किसी अनाथाश्रम के बच्चों को दिखाइए कि देखो बेटा, अन्न की कितनी कीमत होती है, किस तरह से भोजन मिलता है, ये लोग किस तरह से खाते हैं, इसलिए कभी अन्न को मत छोड़ो। अन्न की कितनी बड़ी उपयोगिता होती है कि मैंने एक बार कहीं देखा था कि मैं एक पार्क में थी, एक बच्ची कोई गाजर का हलवा छोड़ गई थी, तो उधर से एक कुत्ता आया और उस गाजर के हलवे को खाने लगा। उधर से एक भूखी बच्ची आई और वो उस कुत्ते के झूठे ही गाजर के हलवे को खाने लगी। कितनी विडंबना है। तो उस बच्चे को ये सारी बातें बताइए, इस तरह की चीज़ें बताइए कि बेटा, खाने की कितनी वैल्यू होती है, कितनी कीमत होती है। उन लोगों को जिनसे पूछो, जिन उनसे पूछो जिनको कि भोजन नहीं मिलता। जबकि भोजन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और जो है बच्चों को अ, बच्चों को वस्तुओं की इज्जत करना सिखाइए। पूरे इज्जत करना सिखाइए, उसे बताइए कि कोई वस्तु किस प्रकार से आती है। बिल्कुल आराम से आप उसके हाथ में मत दीजिए, जब वास्तव में उसकी आवश्यकता हो तभी देने लगिए। आप अपने जीवन को देखिए कि आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती थी। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी पीढ़ी को ये सब मिलती थी, पर आप सोचते हैं हमें नहीं मिली इसलिए हमें बच्चों को देना है। बिल्कुल बहुत गलत बात है। बच्चों को चीज़ों की इज़्ज़त करना सिखाइए, उससे पूछिए आपका सामान ये टूटा है, इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, इसको किस तरह से रखा जा सकता है। अगर आप आराम से वस्तुओं को चीज़ें दे देंगे, तो उसके अंदर नहीं होगा। उसके सामने ऐसे खर्च मत करिए कि जैसे हमारे पास पैसा बरस रहा है।
पैसा कमाना आप उन लोगों को दिखाइए, जैसे कि कभी बाहर सड़क पर बैठे हुए मोची अगर काम कर रहा है, उसको दिखाइए, उससे बात भी कराइए कि देखो बेटा ये कितने से पैसों के लिए कितना काम करते हैं। मजदूरों को दिखाइए कि मजदूर किस तरह से काम करता है, तब जाकर अपने घर में खाना खाता है। तो क्या है, बच्चे के अंदर खर्चीलापन कम हो जाएगा, वो पैसे की कीमत समझने लगेगा। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बच्चा अगर, कहते हैं ना कि अगर बच्चा पैसे की कीमत समझ जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे गुणों का संचार हो जाता है। जब वो पैसे की कीमत नहीं, धन की कीमत नहीं समझता, तो उसके अंदर बहुत सारे अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, उसको पैसे की कीमत कराइए, उसका पैसा कहाँ से आता है, उसकी ज्ञान कराइए, वस्तुओं का रख-रखाव सिखाइए, और साथ-साथ साथ-साथ उसे बताइए कि जो कुछ भी हमारे पास उपलब्धि हुई है, वो धन को सँभाल कर रखने के कारण ही हुई है। ऐसे ही नहीं चीज़ें आ गई हैं। आज हम सँभाल कर नहीं रखते, तो आज हमारे पास ये सब नहीं होता। एक होता है बच्चे के अंदर, क्या है, दूसरे का अपमान करने में संकोच नहीं करते। ये जो नई पीढ़ी आ रही है, उसका कारण उसमें बहुत हो गया है। कारण क्या है? एक तो एकल परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार नहीं हुए, क्योंकि वो दादी-दादा, बुआ, चाचा सबको देखते थे, तो उनके माध्यम से वो पूरा का पूरी चीज़ें देख लेते थे संयुक्त परिवार से। तो वो किसी सब जानते थे कि बड़ों का सम्मान कैसा करना चाहिए, छोटों को प्यार कैसे करना चाहिए। अब तो क्या है, किसी को इग्नोर करने में, किसी को अपमान करने में वो समझते ही नहीं हैं, और उनके अंदर एक क्रूरता का स्वभाव आ जाता है। उनका व्यवहार जो है, उनका व्यवहार में हिंसकता आने लगी है, इग्नोर करना, मानसिक रूप से हिंसक हो चुके हैं। अरे होंगे, कोई होंगे, जैसे कोई आया तो आप प्रणाम नहीं कर रहे, किसी के पैर नहीं छू रहे, हाँ, हाँ, आ गए, और अगर प्रणाम भी किया तो इतनी उपेक्षा से प्रणाम कर दिया, नमस्कार कर दिया, नमस्ते अंकल, ऐसे करते हुए। ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं सिखाएँगे, तो काम बहुत ही गलत हो जाएगा। तो उन्हें समझाइए, अगर उसके साथ, उसके लिए क्या है, हमें बच्चे को समय देना होगा। अगर गलती कर रहा है बच्चा, तब हम समय दे रहे हैं, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बल्कि हर दिन 9-10 मिनट हम बच्चे के साथ बैठें, और स्टोरी के माध्यम से, बाहर के वातावरण के माध्यम से, किसी प्रेरक घटना के माध्यम से उसके साथ बात करें। तो स वो इस संबंधों की महत्ता या भावनाओं की महत्ता को समझने लगेगा, और जो है असहाय लोगों से मिलवाएँ। जैसे कि कोई जो है अपंग व्यक्ति है, वो किस तरह से कार्य कर रहा है, उसके प्रति दया भावना जागृत कराएँ। छोटे-छोटे बच्चों को दिखाएँ, उनके प्रति ममता जगाएँ, उनके अंदर वात्सल्य की भावना जगाएँ। तो इससे क्या है कि वो किसी का अपमान करना या उपेक्षा करना सब भूल जाएगा। और सबसे ज़्यादा कई बार बच्चे क्या करते हैं कि घर के ही किसी लोगों की जो फ़ेवरेट चीज़ है, उसको ही छुपा कर रख देते हैं। और जब छुपा कर रख देते हैं, तो दूसरा बड़ा परेशान होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि शैशवावस्था में बच्चा कर जाता है, तो उसे एहसास कराइए कि ये कोई मज़ाक या आनंद नहीं होता है। वो सोचते हैं तो मैं मज़ाक कर रहा हूँ, आनंद कर रहा हूँ, पर दूसरे को जब वो परेशान होता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो बच्चे को बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे वाह! देख, देख हमने ऐसे करा। मुझे याद है कि एक बार जो है एक ज़रा एब्नॉर्मल भिक्षुक स्त्री रहती थी, बैठती थी सड़क के किनारे। तो हम जब छोटे होते थे, तो कुछ बच्चे जा कर के, जब मैं स्कूल से जाती थी, तो क्या करते थे, ईंट को कपड़े में लपेटा, या एक उपले को कपड़े में लपेटा, और उससे कहते, देख देख ये रोटी है, रोटी है। तो क्या हुआ कि आपने उसको इस तरह से उसके साथ मज़ाक किया, और वो फिर उसको मारने भागती थी। तो बच्चे बड़े खुश होते थे। तो ये क्या है, किसी के साथ मज़ाक करना ये आनंद का विषय नहीं है। उसे अच्छी तरह से समझाइए कि ये कभी इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसे बताइए जब आपको समय पर चीज़ नहीं मिलती, और उसकी आवश्यक वस्तु को अगर आप छिपा रहे हैं, तो कितनी बड़ी कठिनाई होती है। ये छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं, पर ये अगर समय पर समाधान इनका नहीं हुआ, तो ये बहुत आगे चलकर एक विकृत व्यक्तित्व का निर्माण कर देंगी। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है बच्चे के अंदर, जेलस, द्वेष भावना, और द्वेष भावना है, और जो है उसके अंदर ऐसा ऐसा उसको बना देते हैं कि
देख देख वो ऐसे कर रहा है, उसका निर्माण कौन करता है? माता पिता। अगर आप कहेंगे जी हम तो नहीं, हम तो अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जरा आप अपने अंदर ध्यान दीजिए। बच्चा स्कूल से आया अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, उसका नंबर था सेकंड या थर्ड पोजीशन है उसकी। आपने उससे कहा ओए फर्स्ट कौन आया? हैं बेटा फर्स्ट कौन आया बताओ? तो उसने कहा फर्स्ट वो आया। अरे तू फर्स्ट क्यों नहीं आया? है तो मतलब तेरा तो नंबर दूसरा तीसरा हो गया, होना चाहिए था। अब बच्चे के अंदर आपने धीरे धीरे उस फर्स्ट पोजीशन के बच्चे के अंदर द्वेष भर दिया, जेलस की भावना भर दी और उसका अपमान करने की भावना भर दी, और वो अपनी क्रिएटिविटी छोड़ करके क्या करने लगा, उसको परेशान करने के लिए लगा, उसको दुख देने के लिए वो सोचने लगा किस प्रकार से उसको परेशान किया जाए जिससे कि ये हताश हो जाए, निराश हो जाए, दूसरों से उसकी बुराई करने लगा, आपने उसके अंदर बुराई की प्रवृत्ति पैदा कर दी। तो क्या हुआ कि अब उसमें हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें स्थिति क्या करनी चाहिए कि बच्चे की पोजीशन पर ध्यान ना दे करके उसके उसके असफल होने पर ध्यान ना देकर उसके इम्प्रूवमेंट को पर फोकस करना चाहिए। जब हम उसके इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं तो क्या है कि बच्चा बच्चा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, उसके अंदर ना असफलता बताओ ना करता हो, और हार-जीत तो लगी रहती है। जब आदमी कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो व उसको समझाइए आप अच्छा अपना बेस्ट, बेस्ट ट्राई करिए, ट्राई बेस्ट। आप अपने अंदर हर कोई एक से गुण लेकर नहीं आया। अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो बिल्कुल परेशान मत हो। अब दूसरी बात और क्या करते हैं, जलन और ईर्ष्या कैसे फैलती है? परिवार में आप कभी किसी घर की कुछ स्त्रियों को फ़ोन पर बात करते हुए या दूसरे से बात करते हुए देख लीजिए, वो बड़ी चुगलियाँ करती हैं, उसके बारे में बात करती हैं, वो तो उसने ऐसा किया, मैंने यूँ कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। जब बच्चा उसको सुनता है, तो उसके अंदर सोचता है ये तो सहज प्रवृत्ति है, मुझे भी करनी चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष अनायास से उसके अंदर ये ईर्ष्या और द्वेष की भावना आती चली जाती है। तो पैदा किसने की? हमने। तो हमेशा माएँ ध्यान रखें और पिता ध्यान रखें कि हम अगर किसी की बातें कर रहे हैं, तो हमारी बातों में एक गरिमा होनी चाहिए, एक सहजता होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम प्रदर्शन होना चाहिए, जिससे कि इतने बड़े संकट को हम टाल सकें। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत गुस्से में होता है। अब गुस्से में होता है तो एक बच्चे से पूछा, आप बहुत गुस्सा करते हैं? क्यों करते हैं गुस्सा? तो उसने कहा जी गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा क्यों? गुस्सा करना ही कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो उन्होंने कहा जी गुस्सा करता हूँ तभी तो मेरे को चीज़ें मिलती हैं, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं मेरी बात। जब मैं स्कूल में भी जब गुस्सा करता हूँ तो बच्चे मेरे पीछे-पीछे रहते हैं, और घर में गुस्सा करता हूँ तभी मेरे को मम्मी और पापा सामान ला कर देते हैं, नहीं तो देते ही नहीं। तो क्या किया आपने? आपने उसके गुस्से पर, उसके व्यवहार को केंद्रित कर लिया, उसके व्यवहार को ध्यान में रख लिया, और जब आपने उसके व्यवहार पर ध्यान रखा तो उसमें क्या है, अनायास गुस्सा करने की एक प्रवृत्ति बनती चली गई, उसकी स्वाभाविक स्वभाव बनता चला गया, उसकी आदत बनती चली गई। जब उसके अंदर आदत बनती चली गई तो क्या है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल विकृत हो गया, वो मानसिक विकृति का शिकार हो गया, वो एक सहज मानव रहा ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसके बुरे बिहेव पर, उसके गुस्से पर ना ध्यान रख कर के उसको तो ध्यान ही ना दें, बल्कि जब-जब उसने अच्छा काम किया तो उसकी पीठ थपथपाएँ, उसके विषय उसकी एकदम तारीफ़ करें, रुकें ना तारीफ़ करने पर। गुस्से पर आप गुस्सा होते थे, उसको डाँटते थे, चाँटा लगाते थे, उससे वो ढीठ होता चला गया। परंतु जब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कब गुस्सा किया, कब क्या, उसे इग्नोर मार दिया या उसको अवॉइड कर दिया, और उसको जब हमने ये ध्यान दिया कि अरे ये आज इसने ये अच्छा काम किया, किस तरह से मिलाया, अपनी बहन का कितना ख्याल रखा है। एकदम उसका मौका देखते ही उसकी तारीफ़ कर दीजिए। तो उससे क्या है कि उसका जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है वो ऊपर जाएँगी, और जो बुरी क्वालिटी है वो अनायास ही नीचे होती चली जाएँगी। तो उसका हमेशा इसी बात पर ध्यान रखिए। अब एक बच्चे के अंदर होता है कि आप कहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल ही नहीं जाता।
अरे क्यों नहीं जाता? आप इस बात पर भी मैं कह चुकी हूँ अपने सेशन में। तो सबसे पहले स्कूल नहीं जा रहा तो उसको डाँटिए मत, पीटिए नहीं, ये तो स्कूल से जी चुराता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। उसका कारण जानिए, वो विद्यालय में उसके साथ कोई गलत बात तो नहीं हो रही, उसको टीचर से कोई परेशानी तो नहीं, उसका होमवर्क कंप्लीट तो नहीं है, या कोई बच्चा उसको तंग तो नहीं करता। तो ये सारी बातें जानें, या वास्तव में वो शारीरिक रूप से परेशान है। क्या कारण है कि वो उठ नहीं पाया, या लेट आने की वजह से, अगर वो लेट आने की वजह जाने की वजह से कर रहा है तो खुद छोड़ कर आइए, और धीरे धीरे उसके अंदर ये आदत डालिए, चाहे लेट होगा या कुछ होगा तो जाना जाना तो पड़ेगा ही है। और उसे स्कूल जाने से मत रोकिए, उसको ये मत कहिए कि अरे देर हो गया और सुना रहे हैं सारे दिन, उसको डांट रहे हैं, डपट रहे हैं। पर उसका एक समाधान सोचिए, और उसके माध्यम से उसके अंदर जो गलती पनपने जा रही थी, उस गलती का वहीं पर आपने परिमार्जन कर दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया, तो बच्चा आगे से नहीं करेगा। एक बच्चा क्या करता है, प्रॉमिस ब्रेक करता है। आपने कहता है हाँ पापा ऐसे करूँगा, हाँ मम्मी अब आगे से नहीं करूँगा, फिर से वो कर देता है। अब इसका कारण क्या है, सबसे बड़ी बात है, उसका कारण है सेल्फ कंट्रोल का ना होना। उसके अंदर आपको ऐसे सेल्फ कंट्रोल भरना पड़ेगा, आत्मनियंत्रण भरना पड़ेगा, उसके अंदर क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। वो कैसे? कि आप उसके साथ कोई काम दीजिए उसको, और कहिए ये काम आपका आज इस समय से इस समय तक हो जाना चाहिए, या आज का दिन भर का काम आपका ये है। अगर वो बच्चा काम कर लेता है पूरा तो उसको शाबाशी दीजिए, नहीं तो उसको कहिए बेटा ये सब नहीं चलेगा, है ना? आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे उसके प्रॉमिस प्रॉमिस ब्रेक करने की आदत खत्म होती चली जाएगी। उसको सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। आप भी उठिए और साथ-साथ उठाइए, चल भई घूमने चलते हैं। घूमने चलते हैं तो रात को ही उसको कहिए, कल के दिन आप सोचिए कि कल आपको क्या-क्या काम करना है। रात को आप सोचिए कि ये काम आपका हो गया कि नहीं हो गया। अगर बच्चे की धीरे-धीरे आदत बनती जाएगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी अगर वो उसका काम पूरा नहीं होगा, और वो धीरे-धीरे उसके अंदर वो आदतें पनपती चली जाएँगी, और वो आपसे जो प्रॉमिस ब्रेक करता था, वो सब समाप्त हो जाएगा। वो अनायास ही एक अच्छा इंसान बनकर, एक सत्यनिष्ठ इंसान, अपने प्रति ईमानदार इंसान, वो अपने आप बनता चला जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे बड़े अच्छा, और उसके साथ-साथ एक और चीज़ आप उसको सिखा सकते हैं, जैसे उसको क्रिकेट खेलना सिखाइए। तो क्रिकेट में उसके अंदर प्रॉमिस ब्रेक करने की आदत नहीं है, और कि भई अब उसकी बैटिंग है तो उसकी बॉलिंग है, तो वो ब्रेक कर ही नहीं सकते। साथ-साथ उसमें उसका मन भी लगता है, और छोटे-छोटे है जैसे कि गिल्ली-डंडा ही है, कोई भी मतलब ऐसा काम जो उसके ध्यान को केंद्रित कर सकता है, एक उसके अंदर अटेंशन को बढ़ा सकता है, उसको अगर करेंगे तो वो काम को बहुत भले प्रकार से कर पाएगा। और उसको मॉरल स्टोरी सुनाइए। देखिए उस पापा के जैसे कि उसके दादी की तबीयत खराब हो गई थी, दादी से कह गया कि मैं आपकी दवाई ला रहा हूँ, और रास्ते में गया, दवाई लेने गया बच्चा, और दवाई तो लेने नहीं गया, वहां पर एक खेल चल रहा था उसको देखने लगा। आते में देखा तो दादी की हालत बहुत खराब हो गई, वो आईसीयू में एडमिट हो गई। ये छोटी सी चीजें उसके इमोशन से कनेक्ट होंगी। जब वो इमोशन से कनेक्ट होंगी तो उसके अंदर वो बात ध्यान आ जाएगी, और वो कभी भी प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेगा। तो और स्टोरी है आपको, और अगर आप हफ्ते में 10 स्टोरी सुनाते हैं तो 2 या 3 तो वो एक्सेप्ट कर ही लेगा। ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 करेगा, उसको दोहराते रहें, उसको बताते रहें। ये बाल्यावस्था बहुत ही इनोसेंट अवस्था होती है। उसको जिस तरह से बताया जाता है वो उसी तरह से उसकी धारणाएँ बना लेता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसको किस तरह से उसको मोटिवेट कर रहे हैं। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, खूब तेज से चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं, बिना बात गुस्सा करते हैं, ये लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये बात बाल्यावस्था में भी है और किशोरावस्था में भी बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को, ये बहुत गंभीर समस्या है, और ये बात पर मैं पहले भी काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। अगर बच्चा चिल्लाए, गाली दे, एकदम अवॉइड करिए, उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, चाहे वो कितना भी है। आप अपना सहज होकर काम करते रहिए। तो चिल्लाता क्यों है? दूसरे के ध्यान को केंद्रित करने के लिए, ध्यान आकर्षण के लिए। जब आपका ध्यान उधर दे ही नहीं रहे, तो धीरे-धीरे वो सोचेगा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। कैसे एक शब्द आता है अरण्य रोदन, जंगल में रोना। जंगल में कोई नहीं रोता, रोता तब है आदमी जब कोई उसकी सुनने वाला होता है। तो अगर वो चिल्ला रहा है तो तो क्या है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो वो चिल्लाएगा क्यों?
ना शोर ही नहीं मचाएगा। फिर तो उसको अवॉइड कर दिया और उसके चिल्लाया, और फिर उसको अकेले में जब वो शांत हो तो उससे बताया क्यों चिल्ला रहे थे? किस तरह से चिल्ला रहे थे? किसी ने सुनी तुम्हारी बात? हमेशा जो शांति से अपनी बात कहता है, उसी की बात सुनी जाती है। तो उसको जो चिल्लाना है, गाली देना है, कई बच्चे पता नहीं कहाँ से सीख कर आते हैं, तो तब भी रोक दीजिए। ये गंदे शब्द, अपशब्द इस घर में नहीं चलेंगे, इस घर की परंपरा नहीं है, इस घर के संस्कार नहीं है। अगर आप चाहते हो तो इस घर में कोई आपसे बात नहीं करेगा। देखिए, एक आध बार में वो शांत हो जाएगा। पूरे भाई-बहनों को भी बता दीजिए, आज ये गाली दी गई तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं करेगा। यानी कि आप एक रूल रेगुलेशन निश्चित कर दीजिए, रूल्स एक निर्धारित कर दीजिए। अगर कोई ऐसा करता है तो ये है। तो अगर बड़ा देता है तो छोटे भाई अनायास ही सीख जाएँगे, अरे भैया से किसी ने बात नहीं की, बहन से किसी ने बात नहीं की, क्यों? कि इसने ऐसा किया। तो उसे चिल्लाना, गाली देना, ये सारी चीज़ें सिखाइए। पर एक बात और बताऊँ कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? माता-पिता के माध्यम से आती है। जिस घर में माता-पिता चीख-चीख कर बोलते होते हैं, चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं, और क्या कहते हैं, उसको तामसिक भोजन अधिक खिलाया जाता है, लड़ाई-झगड़ा, रिश्तेदारों में आपस में झगड़ा होता है। अगर झगड़े की स्थिति है, तो उस समय माता-पिता को चाहिए बच्चों के सामने ना करें। है ना? होता है घर में कई अंतर्द्वंद होते हैं, अंतर्द्वंद को अगर ना निकाला जाए, इस गुबार को ना निकाला जाए, तो वो एक व्यवस्थित नहीं हो पाते और वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो वो आवश्यक होता है, परंतु वो ध्यान रखें कि बच्चे उस समय सामने ना बैठे हों। तो ये चीज़ें जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, वो आपको सिखानी पड़ेंगी। बच्चों को ये है कि अगर वो चिल्ला रहा है, ध्यान आकर्षण करने के लिए कर रहा है, तो उसे नहीं। एक और भी बात है कि बच्चा ना किसी को चिढ़ाकर बड़ा खुश होता है। जैसा मैंने पहले भी अभी एक उसमें बताया है, एक पॉइंट में आपको, कि जब वो इज़्ज़त नहीं करते, अपमान करते हैं, तो चिढ़ाते भी हैं। चिढ़ाने से क्या है, क्योंकि घर का वातावरण देखते हैं। घर में आपने देखा कि पति पत्नी को चिढ़ा रहा है, पत्नी पति को चिढ़ा रही है, हैं? और बहू सास को चिढ़ा रही है, सास ने बहू के लिए ताने कस रही है, नंद भाभी को कर रही है, या बहन-भाई आपस में चिढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या है, उसको भी क्या लगता है, इसमें तो बड़ा मज़ा आता है। जब हम दूसरे को चिढ़ाते हैं तो हमें आनंद मिलता है। ये क्रूरतापूर्ण आनंद है। ये प्रसन्नता नहीं है, आह्लाद वाला नहीं है, आह्लाद नहीं है। एक ये क्रूर मतलब एक राक्षसी आनंद है, ना कि एक सात्विक आनंद है। तो इसको आप दिखाइए कि कभी भी किसी को ना चिढ़ाएँ। अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो आपको कितना बुरा लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि चिढ़ाने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर समाप्त कर दीजिए। और अब छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं कि जैसे बच्चा क्या करता है, पेपर वेस्ट करता है, ये बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में भी कई बार है। तो उसे लिया पेपर, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, काम करें, इतना सा गलत हो गया, इतना सा ऊपर गलत, फटाक से फाड़ दिया, और इतने निर्दयता से फाड़ते हैं कि देख कर भी लगता है। उसको सिखाइए। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे के का गिफ्ट आया, गिफ्ट पैक को भी अगर खोलेंगे तो इतने गंदे तरीके से, क्रूरता के ढंग से खोलेंगे, और उस कॉपी के पेपर को फाड़ेंगे और फाड़ कर फेंक देंगे। तो इसमें क्या है, आप लोग क्या करिए कि बच्चे के अंदर स्टडी की, बुक स्टडी की प्रवृत्ति डालिए। जब बच्चा किताब पढ़ता है तो उसमें अच्छी-अच्छी स्टोरी होती है। जब वो स्टोरी होती है तो उस पेज को अगर आप फाड़ने लगे, आप उसके सामने दिखाइए कि मैं ज़रा इसे फाड़ दूँ, आप तो पढ़ चुके ना, बेकार सा भी गंदा लग रहा है। बच्चा आपको फाड़ने नहीं देगा। जब आपको फाड़ने नहीं देगा तब आप उसको समझाइए कि पेपर की महत्ता क्या होती है। किसी भी चीज़ को इस तरह नहीं, आप उसको साफ से लिखिए। प्रारंभ से ही सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखिए, आपको पेपर फाड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर एक चीज़ बताइए कि उसको अगर कहीं छोटी-सी भी जगह बचती है तो उसको वो प्रयोग करे, लाइन को खराब ना करे, और जो है एक डस्टबिन का प्रयोग करने की आदत डालें। बच्चे क्या करते हैं, विद्यालयों में तो अक्सर होता ही है, घर में भी बच्चे ने फाड़ा, यूँ-यूँ करा, फेंक दिया उसे, हैं? और जो है, अगर कई बार माएँ भी अगर समझदार हैं तो कहेंगी तब स्लिप दे दो, मुझे कुछ हिसाब लिखने के लिए काम आ जाएगी। आप ऐसे वेस्ट मत करिए, और बच्चे को याद दिलाइए कि हमेशा कूड़ा
डस्टबिन में डालें। कई बच्चे क्या होते हैं, रास्ते में चलते-चलते थूक जाते हैं। अरे थूकना क्या है, आप उसे बताइए, यहाँ से तो बैक्टीरिया पनप सकते हैं, किसी तरह की किसी को, और आजकल तो कोरोना में तो ख़ास तौर से है। और विदेशों में तो मैं अमेरिका में देखती थी, वहाँ पर तो पता है कि अगर किसी ने स्पिट कर दिया कहीं चलते में, $500 का जुर्माना है। अगर क्या पनिशमेंट लेना चाहेगा कोई? तो अब तो हमारे देश में भी ये नियम होने जा रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी बच्चे को आदत डालिए कि अगर उसके साथ उसको खाँसी हो रही है, थूक आ रहा है या कुछ है, तो वहाँ के डस्टबिन में ही डाल कर के करें। अगर कई बार ऐसा होता है कि उसकी अजीब स्थिति हो जाती है, तो घर में कोई उसको रुमाल अवश्य दीजिए। अगर उसको नाक साफ करनी है, स्पिट करना है, तो एक रुमाल दीजिए या टिश्यू पेपर दीजिए, उससे कहिए कि इसमें कर लेना और स्कूल के डस्टबिन में डाल देना या रास्ते के कोई डस्टबिन में ज़रूर डाल देना। ऐसे मत करना, कहीं पर थूकना नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर अगर आ जाएँगी, तो वो हाइजीनिक महत्व भी समझ जाएगा, रोगों की रोकथाम का उपाय भी समझ जाएगा। तो ये चीज़ें फिर धीरे-धीरे करके अपने छोटे भाई-बहनों को, अपने साथ के दोस्तों में भी बताएगा। यदि आपने उसको इस तरह के संस्कार डाल दिए, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। कभी-कभी बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। लड़कियाँ क्या करती हैं, स्कर्ट नीचे से फ़ोल्ड होती है, तो उसमें हेमिंग होती है, तुरपाई होती है। उसको तुरपाई को बैठे-बैठे यूँ करेंगी, पूरा का पूरा धागा खींच देंगी। अब मम्मी को तो कितनी परेशानी होगी, या फिर उधड़ी हुई स्कर्ट पहने-पहने घूमती रहेंगी, वो देखने में बहुत भद्दी लगती है। या फिर बच्चे क्या करते हैं, लड़के लोग रास्ते में चल रहे हैं, तो चलते-चलते पेड़-पौधों के टहनियाँ ही तोड़ते रहेंगे, टहनियाँ तोड़ते चलेंगे। फूल को तोड़ा, उसको मसला और फेंक दिया। और कई बार क्या कहते हैं, रास्ते में कोई वो पड़ा हुआ है, कंकड़ पड़ा हुआ है, मोटा-सा ढेला पड़ा हुआ है, जूते से ठोकर मारते हुए उसको आगे तक लेते चले जा रहे हैं। जब वो उसको लेते हुए चले जाते हैं, जूता तो टूटता ही है, साथ-साथ आपके पैर में भी चोट लगती जाती है। और तो अगर उसके ध्यान आकर्षण के लिए उसको फुटबॉल का खेल खिलाइए, इस तरह का करिए। बच्चे को समझाओ, देखो इसकी जगह अगर आप बुनाई सीख लेती, सिलाई सीख लेती, तो ज़्यादा अच्छा है। तो धीरे-धीरे उसको कच्चा टाँका लगाना या स्केच है। और जब आप उसकी स्कर्ट की तुरपाई करें या बटन तोड़ा है उसने, तो उसके सामने ही बैठकर लगाएँ कि देखो इतना समय लगता है। और उस बच्ची को बताएँ, अगर बटन टूट जाता है तो, और कहीं से उधड़ जाता है, तो प्लीज़ मेरे को एकदम बता दो। उसे डाँटिए मत, कैसे उधड़ जाता है, कैसे बटन तोड़ देते हो? उस बटन को सँगवा कर ले आएगी बच्ची, तो उसको लग जाएगा। नहीं लगे देगी डर की वजह से, तो उसे डराइए मत, समझाइए। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं कि उसको जो है वो करते हैं। ये जो पौधों को नुकसान को पहुँचाने वाला, तो पौधों के प्रति प्यार जताना उसको सिखाइए कि कैसे-कैसे ये पल्लवित हुआ है, कैसे पुष्पित हुआ है, किस तरह से उसमें कल को फल भी आएँगे। आपने एक फूल तोड़ दिया, यानी एक फल का भी नुकसान कर दिया। उसको जब बताते हैं, तो उसके प्रति, उनके प्रति सहृदयता आती है, ममत्व आता है, वात्सल्य आता है, और वो बहुत अच्छे से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। अब क्या है, क्या आपका बच्चा कायर है? हैं? डरपोक है? तो अगर आपका बच्चा कायर है, डरपोक है, तो उसकी बात, उसको क्या कहते हैं, किसने बनाया? हैं? आप उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, तो किसने बनाया कायर? आप अगर ध्यान से सोचें, तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से सोचेंगे, अगर मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप विश्लेषण करिएगा, कायर बनाना आपकी तरफ से ही हुआ। कैसे? आपने उसकी बहुत जल्दी-जल्दी मदद कर दी। आपने क्या करा, बच्चा कोई काम करने चला, अच्छा हट जा, मैं कर देती हूँ ज़रा, हैं? वो होमवर्क करने बैठा उसमें, अगर वो बच्चा जो है अपने बर्तन रख कर आ रहा है किचन में खाना खाने के बाद, नहीं रहने दो ना, मैं ही उठा के रख देती हूँ। तो आपने क्या किया, उसके अंदर काम करने की प्रवृत्ति ही नहीं डाली। उसकी सबसे पहले अनजाने में सबसे पहले आपने मदद कर दी। जब बच्चे के की जल्दी-जल्दी मदद कर दी जाती है और उसको समझाया नहीं जाता, तो क्या होता है, और कई बार जो है बच्चा के मार्क्स कम आ गए या बच्चे का काम पूरा नहीं हुआ, तो बच्चे ने तो ऐसे कह दिया, आपने फौरन उसके टीचर पर दोष मढ़ दिया। अरे इसके जो टीचर हैं वही कॉपी नहीं देखते, वो करते क्या है सारे दिन, वो तो वैसे ही तनख्वाह लेते रहते हैं। जब ऐसी ऐसी बातें माँ बाप टीचर के विषय में कहेंगे, तो बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा तो बिल्कुल नहीं करेगा। और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि उसको अगर वो ऐसा करते हैं, तो अगर बच्चा नहीं कर पा रहा काम,
तो आप उससे खुद पूछिए, बेटा इसका आइडिया क्या हो सकता है? अगर ये काम ऐसा हो, आप मत करिए मदद, उससे नए-नए आइडिया निकलवाइए। जब वो आइडिया देगा, फिर करिए ना, आप करके दिखाइए। अच्छा ऐसा आप करेंगे, तो मैं भी सीख जाऊँगी, ज़रा आप मुझे बताइए मैं भी सीख जाऊँगा। तो जब वो ऐसे काम करेगा, तो धीरे-धीरे उसके अंदर निर्णय क्षमता आ जाएगी। वो काम करने के प्रति प्रवृत्त होगा और जो उसके अंदर डरपोकपन है, वो खत्म है। अब बच्चे के सामने आप कह रहे हैं, ये तो रात को सोते में डरता है, हैं? इसको तो ऐसा लगता है। क्यों? क्यों लगता है? उसके अंदर शुरू से उसको साहसी बनाइए। उसको कहिए अगर ऐसा होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी, तो आप स्वयं सोचिए ऐसा कर सकते हैं। तो आपने बच्चे को कायर होने से बचा लिया, उसको निर्भीक बना दिया, निडर बना दिया। तो ये आपकी तरफ से उसको के जीवन का कितना बड़ा सहयोग हुआ। तो ये चीज़ें आप उसके साथ बताइए। और कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है ये एक तो मोबाइल की आदत, कि बच्चे के अंदर मोबाइल की आदत आजकल प्रारंभ से पड़ गई है। अब तो विवशता हो गई, मजबूरी हो गई, परंतु मोबाइल की आदत जो है, वो बहुत भयंकर आदत बनती चली जा रही है। अब क्या होता है कि बच्चा जब खाना खाने बैठता है, उसके सामने मोबाइल रख देते हैं, उसके सामने टीवी चला देते हैं, कि मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं उसके अरे 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा, भूख तो लगेगी, उसे ज़बरदस्त वो अपने आप खाएगा, उसको छोड़ दीजिए, नहीं खा रहा, 1 दिन तो खाएगा। जो उससे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो उसके प्रति जो उसके आँखों पर, इतने कोमल अंगों पर जो उसके असर पड़ रहा है, उससे तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए उसकी आदत डालिए और सबसे पहले अपने को कंट्रोल कर लीजिए, कि आपका भी का आपके जो सारे दिन आप बैठी हुई बच्चों के सामने इधर-उधर की गॉसिप कर रही हैं मोबाइल पर, या किसी की बुराई-भलाई कर रही हैं, या बातें कर रही हैं, तो मोबाइल को उतना यूज़ करिए जितना कि सही है। ध्यान रखिए कि आप इस टेक्नोलॉजी की आप गुलाम नहीं हैं, गुलाम वो है। तो उसको उसी तरह से उसको सेवक की भाँति प्रयोग करिए, ना कि उसको स्वामी की भाँति प्रयोग करिए। तो आप जो हैं बच्चे के अंदर वो वाली चीज़ें खत्म कर देंगी। अब सबसे बड़ी क्या है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चे डींग बहुत हाँकते हैं। आता कुछ नहीं है, दूसरे के सामने ये बताते हैं, ये भी मुझे आता है, मैं ही ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ। तो इसको आप एक सकारात्मक रूप से ले जाइए। अब जब सकारात्मक रूप से ले जाएँगे, कैसे कि अरे! सचमुच आप कर लेते हैं, ज़रा ये करके तो दिखाइए, हैं? तो क्या है उसके अंदर उसे मतलब एक स्पर्धा वाली भावना हो जाएगी। अपने दोस्त के प्रति ईर्ष्या ना होकर के स्पर्धा की होगी, और वो उसके अंदर जो उसके अंदर एक मानसिक प्रबलता आई है किसी कार्य को करने की, तो वो जो है उसके दम पर आकर के उस कार्य को कर जाता है। कई बार हम अपनी सामर्थ्य से भी अधिक काम कर जाते हैं। जब क्षमता से अधिक काम कर जाते हैं, तो क्या होता है हम धीरे-धीरे उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो इसको इस तरह से प्रयोग करिए। और एक है, अपने को उसी स्थिति में दिखाइए कि जो है मैं क्या हूँ? हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है? हमारी मानसिक स्थिति कैसी है? समाज में हमारी क्या स्थिति है? ये नहीं कि आप हैं तो कुछ नहीं, आप अपने को बता दें मैं राष्ट्रपति हूँ, तो बच्चे को के अंदर उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। वो जो अगर डींग हाँकने की उसके अंदर आदत आई है, अपने को बहुत ऊँचा सबके बीच में जो है जो कि हुआ तो कुछ नहीं और बताया इतना सारा, तो वो सब किससे आई? आपकी तरफ से आई। तो इसलिए आप अपने को खुद सुधार लीजिए। ध्यान रखिए कि आप चिंता मत करिए कि आप बच्चे को देख रहे हैं, बल्कि चिंता ये करिए बच्चे आपको देख रहे हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा बताइए कि देखो डींग नहीं है, जो वस्तु स्थिति है, जो यथार्थ है, ज़मीनी धरातल पर बच्चे को खड़ा करिए, ना कि ऐसे उछालेंगे तो गिर जाएँगे बच्चे। आपकी स्थिति जब उसको पता चलेगी, तो वो अ अ, आपके प्रति एक वो हीनता की, आपको एक हीनता की या आपको निंदा की स्थिति से देखने लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं करिए। एक बच्चों के अंदर आदत तो और होती है कि बड़े बात कर रहे हैं, कोई विचार-विमर्श चल रहा है, और वो जो है बीच में बोलने लगता है। वो बीच में क्यों बोलने लगता है? क्योंकि आपने उसको शह दे रखी है। आपने क्यों शह दे रखी है? आप उसको समझाइए। जब
आपकी आवश्यकता होगी, तो हम आपसे पूछेंगे। अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, ये बड़ों का विचार-विमर्श चल रहा है, आप इसके विषय में नहीं हैं। हाँ, जहाँ भी आपकी आवश्यकता है, हम आपसे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पर यहाँ पर आप ना बोलें। तो धीरे-धीरे और अधिकतर कोशिश करिए, जब बड़े बात कर रहे हों, तो बच्चों को अलग बैठाइए। कई बार घरों में वो बँटवारों की बात होती है या किसी के जब बच्चों के सामने होती है, तो बच्चे उनके प्रति वैसी ही धारणाएँ बनाते चले जाते हैं अपने बड़ों के प्रति। तो इन सब चीज़ों से उसे बचाइए, बच्चों को बीच में मत लाने दीजिए। तो ये बच्चे जब अगर बड़ों के बीच में बोलें, तो उन्हें तभी रोक दीजिए कि जाइए आप अपना काम करिए। या फिर बड़ों को अगर अपनी कोई बात करनी है, तो वो कहीं किसी एकांत स्थान में चले जाएँ, घर में इतनी जगह नहीं है, एकांत में स्थान में जा कर के अपने विचार-विमर्श कर लें। अगर आपको इस तरह की बातें फ़ोन पर भी करनी है, तो आप घर से बाहर चले जाइए और तभी बात करें कि बच्चे के कान में वो वाली बातें नहीं आएँ। कई बार माँ-बाप ही बच्चों के अंदर रिश्तेदारों के प्रति जान-पहचान के लोगों के प्रति एक बुरी भावना या उनके प्रति घृणा की भावना, घृणा के बीज बो देते हैं। उन सबको समाप्त करना आपके लिए ही है। कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है हड़बड़ाता है। आपका बच्चा कहीं कई काम उसको दे दिया गया तो हड़बड़ा जाता है, काँप जाता है, मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ? जैसे कई बार जब बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं, तो बहुत हड़बड़ाते हैं। तो उनको समझाइए कि जो है हड़बड़ाना नहीं, एक तो उनको समझाइए एक क्रम से काम करें। एक भी किसी भी चीज़ का जैसे कि आपने अगर उसको कोई काम बताया बचपन में ही, सुनो पहले अपने कपड़े बदल लो, वो अपना बैग रखो, उसकी कॉपी निकाल कर दे दो, टिफ़िन यहाँ रख दो, अपने बिस्तर को झाड़ो और सो दो। अब बच्चा जो है डिस्टर्ब हो गया, हड़बड़ा गया कि काम करें। अब आप तो मल्टीटास्क पर्सन हैं, आप तो क्या करती हैं, ये भी काम, ऐसे फटाफट करती चली जाती हैं। अब बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चा कैसे कर लेगा? बच्चे को तो आप एक-एक करके बात बताएँगी, तो उसे करता चला जाएगा और सब करता जाएगा। तो आप उसके अंदर हड़बड़ाहट की भावना जो उसके अंदर गलतियाँ हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करिए। तो उसको हड़बड़ाने से रोकिए, उसको एक आत्म संयम और एक स्वस्थ मानसिकता वाला बताइए। जब आप सीरियल से वो काम करता चला जाता है, तो उसके अंदर परफेक्शन आ जाता है। ऐसे क्या होता है, आपने बच्चे को क्या है, इतनी सारी चीज़ें बने मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, मेरा बच्चा कल्चरल प्रोग्राम में भी अच्छा हो, मेरा बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा हो, मेरा बच्चा सामाजिकता में भी अच्छा हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? हर व्यक्ति एक में नहीं है। जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसको डेवलप करिए। जो क्वालिटी है उसको डेवलप करिए, हर चीज़ में नहीं है। जब वो चारों तरफ घूमता है तो बच्चा कहीं का नहीं रहता। एक औसत बुद्धि का व्यक्ति बन जाता है, वो किसी उसका नहीं बन पाता। इसलिए ध्यान रखिए कि उसमें औसत की अपेक्षा एक विकसित, एक स्पेशलाइज़ेशन वाली स्थिति उसके अंदर बना दीजिए। और इसके साथ-साथ एक जैसे-जैसे टीनेज के बच्चे होते चले जाते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। क्या करते हैं कि न वो सड़कों पर बिना बात घूम रहे हैं, कोई निरुद्देश्य भटक रहे हैं, फिर अपने जैसे भी 4-5 दोस्तों को ले लिया, इधर-उधर घूम रहे हैं, किसी की हँसी उड़ाना है, के किसी दुकानदार की हँसी उड़ा रहे हैं, किसी की चीज़ उठा ले जा रहे हैं, कहीं पर अगर झगड़ा आंदोलन हो रहा है, उसमें कूद जा रहे हैं। अरे! ये उम्र तो उनके व्यक्तित्व निर्माण की है, अगर वो इसमें चले गए तो कैसे हैं? तो आप बच्चे को समझाइए, आप बच्चे पर ध्यान रखिए, बच्चे को समय दीजिए और उसके टाइम टेबल निश्चित करिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपिए। जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएँगी, तो वो व्यर्थ में नहीं जाएगा और उसे समय की कीमत का पता चल जाएगा। तो ये जो गलतियाँ हमारे द्वारा हो जाती हैं, ये आगे चलकर अगर हमने सुधार लिया, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं सुधारा तो वो तो धड़ाम से पतन की ओर चलता चला जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं अ, कहना नहीं मानते। अरे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि कहना नहीं मानते, तो जब छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं, छोटेपन में ही, बालक पन में ही बच्चों को कहिए, वो इनोसेंट तो होते ही हैं बच्चे बहुत, उनसे कहिए, "देखो बेटा, अगर बड़ों की कहना मानते हैं, तो भगवान भी खुश होता है ना? ईश्वर भी खुश होता है और ईश्वर आपकी सारी चीज़ें पूरी करता है। जब आप करेंगे, तो भगवान को खुश करेंगे, तो आप भी सबके कहना मतलब माता-पिता का कहना
ज़रूर मानना चाहिए। देखो ईश्वर खुश हो गया और उसके अंदर थोड़ी-सी स्पिरिचुअलिटी भी भरी है। ईश्वर के सामने नमन करना, भोजन के सामने आते ही उसको प्रणाम करना, ये सारी चीज़ें अगर उसके करेंगे तो उसके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ेगी, उसके अंदर सहृदयता बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी और उसके साथ-साथ एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। अब सबसे बड़ी गलतियाँ हम लोग अच्छा एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि क्या है बच्चे की अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो उससे कहिए अगर टीनेजर बच्चा है तो उससे कहिए ये अपनी गलतियाँ अपने आप लिखो, हैं? और फिर उसके बाद उसको काटते जाओ, जो-जो गलतियाँ आप खत्म करते जाओ। तो टीनेजर तो कर सकता है, छोटा बच्चा शिशु तो करता ही नहीं गलती, उससे तो कोई इतना नहीं है। पर बालक भी अगर करता है तो एक ग्राफ बनाना शुरू कर दीजिए उसकी गलती, आज ये वाली गलती बढ़ी, ये वाली कम हुई, ये वाली इस तरह से बच्चा रोज़ देखेगा कौन सी बढ़ी, कौन सी घटी। तो एक सहजता से या मतलब अनायास ही उसके अंदर वो चीज़ देखने की आदत पड़ जाएगी और कोई कुछ कहेगा नहीं। बस आप उसका ग्राफ बनाते जाइए, वो उसको देखेगा धीरे-धीरे वो ख़त्म करता चला जाएगा। इस तरह से भी हम उसको ग्राफ के माध्यम से भी करते रहेंगे और सबसे बड़ी पता है हम माँ-बाप क्या गलती करते हैं? हम अपने बच्चों की जगह क्या बात ध्यान रखते हैं, अरे! इसने ऐसा करा हमारी तो बिरादरी में नाक कट जाएगी। हमारी तो नाक है इतनी ऊँची, सब लोग तो हमें इतना मानते हैं और हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसने हमारी नाक कटवा के रख दी। अरे बच्चा आपका है, आप बिरादरी की तरफ क्यों जा रहे हो? बिरादरी तो ऐसी चीज़ होती है, इस तरह के लोग तो आपके दुःख में सुखी और सुख में दुखी होने वाले हैं कई लोग तो। पर हर किसी को तो नहीं कह रहे, पर केवल बिरादरी की वजह से आप अपने बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो ये तो आप अपने ही घर के लिए अन्याय कर रहे हैं। जिस सुख को आप पाना चाहते हैं, उस सुख को प्राप्त न करके आपने तो दुःख ही कर दिया। दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में आपने नुकसान कर दिया। आप इतने इगोइस्ट क्यों हो गए? आप इतने अहंकारी क्यों हो रहे हैं? तो ध्यान रखिए कि आप अपने ईगो से प्यार मत करिए, अपने संतान से प्यार करिए, उसके मेंटर बनिए, उससे डिस्कशन करिए, उसके फ्रेंड बनिए, उसके अंदर एक अच्छे मित्रता की भावना रखिए और बच्चे को फ्रीडम दीजिए क्योंकि अगर आपने ऐसे संस्कार डाल दिए हैं, तो बच्चा स्वतंत्र होकर के एक अच्छा कार्य करेगा और आपके प्रति आदर की सम्मान की भावना करेगा। जो आप कहते थे ना शुरू में कि अरे हमने तो पल पल इसके लिए जिए, वो जीना जीना नहीं था क्योंकि आपने सारी चीजें उसको उपलब्ध करा दी। वो उसका जीना नहीं था, जीना है ये जब आप उसकी गलतियों को साथ साथ सुधारते चले जा रहे हैं। ध्यान रखिए कि हमें जन्म से मृत्यु तक का एक ये समय मिला है? तो इसके बाद तो वो आना नहीं है। इस समय को पैदा होने से मृत्यु तक का जो समय है, उसको हमें एक उपलब्धियों से भरा हुआ समय होना चाहिए, ना कि हम अपने ही संतान का, अपनी ही पीढ़ी का नुकसान करते हुए चलें। इसको हम भली प्रकार से जिएँ। अगर मान लीजिए आप कहीं देख रहे हो कि एक पौधा है, कोई फूल उस पर खिला है, वो खिल ही नहीं पा रहा, तो क्या आप उसको पकड़ के उसकी कलियों को मतलब उसकी पंखुड़ियों को ज़बरदस्ती खोलते चले जाएँगे? हैं? या उसके चारों तरफ का वातावरण देखेंगे कि उसको प्रकाश अच्छी तरह से मिल रही है, हवा अच्छी तरह मिल रही है, जल अच्छी तरह से मिल रहा है, जबकि हम ये तो आपको मालूम ही होगा जगदीश चंद्र बसु ने कहा है, पौधों तक में भी संवेदनाएँ होती हैं। अगर हम उसको प्रसन्नता से देखते हैं, तो वो पल्लवित होता है। अगर हम उसको क्रोध से देखते हैं, तो वो मुरझाता चला जाता है। तो हमें सबसे पहले उस पौधे के लिए क्या करना होगा? एक वातावरण का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम उस वातावरण का ध्यान रखते हैं, उसको अच्छी तरह से पुष्पित पल्लवित होने देते हैं, तभी तो वो फलीभूत हो पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, उसकी तरफ देखने उसकी पंखुड़ियों को एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, उसके को सुगंध फैलाने के लिए आपकी ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको के वातावरण में निराई, सिंचाई, गुड़ाई सब चीज़ों की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है। जब हम सारी इन चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं,
तभी वो एक विकसित पुष्प होता है। तो देखिए, कभी भी ध्यान रखिए कि परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती हैं क्योंकि हम उस परिस्थितियों को भली प्रकार जाँचते नहीं हैं, परखते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। इसके साथ ही मैं अपना सेशन समाप्त करती हूँ और आप सबका अपने से जुड़े रहने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।